अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ न्यूरो एनाटमी, ठीक है, जिसमें बहुत फ्रीक्वेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो पूछे गए हैं। टॉपिक हमारे पास है स्लीप फिजियोलॉजी। इस वीडियो में हम कम्प्लीटली थॉरली स्लीप फिजियोलॉजी की सारी अंडरस्टैंडिंग जो है कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले स्लीप फिजियोलॉजी के बारे में उन्होंने हमें क्या बताया कि स्लीप अकर्स इन 4 to 6 साइकिल्स पर नाइट, ठीक है। पूरी रात के अंदर जो है 4 to 6 साइकिल्स में स्लीप होती है और हर एक साइकिल जो है वो हमारे पास 90 मिनट्स के लिए लास्ट कर रहा होता है, ठीक है। हर एक साइकिल जो है वो 90 मिनट्स के लिए लास्ट करता है। इसको आप देख सकते हैं, मैंने इनसर्कल किया है, 90 मिनट्स के लिए लास्ट करता है। और हर एक साइकिल की 2 स्टेजेस होती हैं। एक हमारे पास होती है नॉन रेम स्लीप और दूसरी हमारे पास होती है रेम स्लीप, ठीक है। और रेम स्लीप का जो ड्यूरेशन होता है वो थ्रू आउट द नाइट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एमसीक्यूज़ में बार बार आता है हमारे पास कि स्लीप वेक साइकिल इज़ रेगुलेटेड बाय सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम को कौन कंट्रोल करता है? सुप्रा क्याज्मेटिक न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस जो है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है, जो बार बार पास्ट पेपर्स में रिपीट होगा, ठीक है, कि सुप्रा क्याज्मेटिक न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस जो है वो स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। अब ये स्लीप वेक साइकिल को किस तरह से कंट्रोल करता है इसको हम देख लेते हैं। जब भी हमारे पास लो लाइट कंडीशंस होती हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो जाता है, लाइट कंडीशन, जैसे हमने लाइट कमरे की बंद कर दी, ठीक है, लो लाइटनिंग कंडीशंस में क्या होता है? सुप्रा क्याज्मेटिक न्यूक्लियस की एक्टिविटी कम हो जाती है। जब सुप्रा क्याज्मेटिक न्यूक्लियस की एक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि नॉर एपिनेफ्रीन जो है उसका रिलीज़ बढ़ जाता है फ्रॉम द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। जब सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से नॉर एपिनेफ्रीन का रिलीज़ ज़्यादा होता है तो नॉर एपिनेफ्रीन जो है वो पीनल ग्लैंड से आकर मेलाटोनिन को प्रोड्यूस करती है। और मेलाटोनिन जो है वो मेन हार्मोन है जो आपकी स्लीप को इंड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो एक एमसीक्यू ये हो गया कि सुप्रा क्याज्मेटिक न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस जो है वो सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करती है, इसी तरह से वो स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करती है। और मेलाटोनिन जो है पीनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, लेकिन इट इज़ द मेन हार्मोन, ठीक है, जो कि स्लीप को इंड्यूस करता है, ठीक है, स्लीप को पीसफुल स्लीप के लिए ये हमारे पास इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। अब अगर हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ स्लीप क्या होती हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन रेम स्लीप के बारे में, ठीक है, और उसके बाद हम रेम स्लीप को देखेंगे, ठीक है। ओके, नॉन रेम स्लीप से पहले उन्होंने हमें एक स्टेज दी है अवेकनिंग की, ठीक है। जब पेशेंट जो है वो अलर्ट होता है, पेशेंट अलर्ट पर्सन जो है वो अलर्ट होता है, एक्टिव होता है और मेंटल कंसंट्रेशन उसकी नॉर्मल होती है, यानी कि वो कंसंट्रेट कर रहा होता है। जब जब पर्सन हमारे पास अलर्ट होगा, एक्टिव होगा और मेंटली जो है वो कंसंट्रेट कर रहा होगा किसी भी चीज़ पे, ठीक है, तो उस स्टेज को हम कहते हैं अवेकनिंग स्टेज। अब अवेकनिंग स्टेज के अंदर या अवेक स्टेज के अंदर हमारे पास 2 तरह की ईईजी की वेव फॉर्म्स होती हैं। अगर तो आइज़ ओपन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आइज़ ओपन है तो हमारे पास कौन सी वेव्स आती हैं? बीटा वेव्स। आइज़ ओपन होंगी तो बीटा वेव्स, आइज़ क्लोज्ड होंगी तो अल्फा वेव्स। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। एमसीक्यू हमारे पास ऐसे आता है कि the EEG does not shows alpha waves because the patient is alert and conscious, ठीक है, विद आइज़ ओपन। तो अगर उसकी आइज़ ओपन होंगी तो वो अल्फ़ा वेव्स शो नहीं करेगा, ठीक है, वो बीटा वेव्स शो करेगा। और अगर उसकी आइज़ क्लोज्ड होगी तो वो अल्फ़ा वेव्स शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने हमें करेक्टरिस्टिक बताई है बीटा वेव्स की, कि बीटा वेव्स जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं और उनका लोएस्ट एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। अगर इस डायग्राम के अंदर हम देखें बीटा वेव्स को, ठीक है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और एम्पलीट्यूड बहुत कम है। उसके बाद हमारे पास आता है नॉन रेम स्लीप। नॉन रेम स्लीप की स्टेजेस होती हैं स्टेज N1, स्टेज N2, स्टेज N3। जो N1 स्टेज होती है वो 5% ऑफ द नॉन रेम स्लीप जो है वो हमारे पास कंट्रीब्यूट करी होती है। और स्टेज N1 में क्या होता है? लाइट स्लीप होती है और थीटा वेव्स होती हैं। दिस इज़ अगेन एन MCQ। थीटा वेव्स आर सीन इन विच फेज ऑफ द या विच स्टेज ऑफ द नॉन रेम स्लीप, ठीक है। तो थीटा वेव्स आर सीन इन स्टेज N1, या अगर नॉन रेम स्लीप ना दिया हो तो थीटा वेव्स आर सीन इन नॉन रेम स्लीप स्टेज N1, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेज होती है हमारे पास N2, जो 45% ऑफ द नॉन रेम स्लीप जो है वो N2 स्टेज में होती है। ये थोड़ी सी डीपर स्लीप होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? स्लीप स्पिंडल्स होते हैं और के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। ये स्लीप स्पिंडल्स शो किए हुए स्लीप स्पिंडल्स होते हैं और के कॉम्प्लेक्सेस जो है वो हमें मिलते हैं, ठीक है, इसके अंदर स्टेज N2 के अंदर। और ये एक इंपॉर्टेंट MCQ है कि ब्रिक्सम, दैट इज़ द टीथ ग्राइंडिंग। टीथ ग्राइंडिंग किस स्टेज के अंदर होते हैं? N2 के अंदर जो है वो टीथ ग्राइंडिंग हो रही होती है हमारे पास, ठीक है। टीथ ग्राइंडिंग यानी कि दांत को जो है वो चबा रहे होते हैं, जो वो किस स्टेज में हो रहा होता है? N2 स्टेज के अंदर टीथ ग्राइंडिंग हो रही होती है, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट हमारे पास स्टेज है स्टेज N3, ठीक है, जो 25% कंट्रीब्यूट कर रही होती है, ठीक है, टूवर्ड्स द नॉन रेम स्लीप। और N3 स्टेज में क्या होता है, ये डीपेस्ट नॉन रेम स्लीप होती है, इसको हम स्लो वेव स्लीप भी कहते हैं। इसमें हमें कौन सी वेव्स मिल रही होती हैं, दिस इज़ एन MCQ, इसमें हमें डेल्टा वेव्स मिल रही होती हैं, ठीक है, डेल्टा वेव्स मिल रही होती हैं। और डेल्टा वेव्स किस तरह की वेव्स होती हैं, ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी और हाई एम्पलीट्यूड वेव्स होती हैं। ये भी MCQ है कि बेड वेटिंग, स्लीप वॉकिंग, ठीक है, और नाइट टेरर्स जो है वो किस स्लीप के अंदर हो रहे होते हैं, ये तीनों चीज़ें भी हमारी नॉन रेम स्लीप की N3 स्टेज के अंदर हो रही होती हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। ओके, ये क्लियर होगी नॉन रेम स्लीप, ठीक है। N1 स्टेज में थीटा वेव्स, N2 स्टेज में स्लीप स्पिंडल्स और के कॉम्प्लेक्सेस, N3 स्टेज के अंदर हमारे पास जो है वो डेल्टा वेव्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, MCQ हमारे पास ये भी आता है कि डेल्टा वेव्स जो है वो आपको किस स्लीप के अंदर मिल रही होती हैं, तो हम कहेंगे स्टेज N3 नॉन रेम स्लीप के अंदर, ठीक है। और ये MCQ भी आता है कि जो आपके पास बच्चा होता है, छोटा बच्चा, ठीक है, उसके अंदर हमें कौन सी स्लीप वेव्स मिलती हैं, उसके अंदर हमें जो स्लीप के दौरान वेव्स मिल रही होती हैं वो हमें डेल्टा वेव्स मिल रही होती हैं, ठीक है। ओके, लास्ट हमारे पास है रेम स्लीप। रेम स्लीप इज़ रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रेम स्लीप में क्या क्या इवेंट्स हो रहे होते हैं, रेम स्लीप में लॉस ऑफ मोटर टोन होता है, ठीक है, ब्रेन की यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन या एनर्जी बढ़ जाती है, पल्स और ब्लड प्रेशर वेरिएबल होते हैं, एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं ड्यू टू पैरामीडियन पॉन्टाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन या कॉन्जुगेट गेज सेंटर, ठीक है। इट मे सर्व मेमोरी प्रोसेसिंग फंक्शन, ठीक है, मेमोरी प्रोसेस हो रही होती है। ड्रीमिंग, नाइटमेयर्स और पेनाइल इरेक्शन, ड्रीमिंग, नाइटमेयर्स और पेनाइल क्लाइटोरल जो इरेक्शन होती है, ठीक है, वो आपके पास कहाँ पर हो रही होती है, ठीक है, रेम स्लीप के अंदर हो रही होती है। और रेम स्लीप के अंदर ये MCQ भी आता है कि रेम स्लीप की वेव्स कौन सी होती हैं, तो रेम स्लीप के अंदर हमारे पास जो है वो बीटा वेव्स जो हैं वो शो होती हैं ऑन EEG। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारे ही कि रेम स्लीप के कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, ये इटसेल्फ MCQ है, ठीक है। और डिफरेंस आप याद रखें कि बेड वेटिंग, स्लीप वॉकिंग और नाइट टेरर्स नॉन रेम स्लीप में है, जबकि ड्रीमिंग, नाइटमेयर्स, पेनाइल या क्लेटोरल जो सेंस होती है, ठीक है, वो किस में हो रही होती है, वो आपकी रेम स्लीप के अंदर हो रही होती है, ठीक है। ओके, फैक्टर्स इफेक्टिंग स्लीप आर्किटेक्चर, इसमें से भी MCQs बनकर आते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो स्लीप के इस पैटर्न को इफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखें जितनी भी हमारी जो हमारी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है, बेंजोडाइजेपिन्स हैं, बार्बिचुरेट्स हैं या अल्कोहल है, ठीक है, जो थोड़ा सेडेशन कॉज करती हैं, वो क्या करती हैं, वो N3 और रेम स्लीप दोनों के ड्यूरेशन को कम कर देती हैं, ठीक है। इसलिए अगर पेशेंट जो है वो स्लीप वॉकिंग करता है या उसको नाइट टेरर्स होते हैं, ठीक है, या फिर वो बेड वेटिंग करता है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को बेंजोडाइजेपिन्स दे सकते हैं, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन्स यूज़फुल होते हैं क्योंकि वो क्या करेंगे, इसके ड्यूरेशन को कम कर देंगे, ठीक है। एजिंग के साथ साथ क्या इफेक्ट होता है, एजिंग के साथ साथ भी आपकी नॉन रेम स्लीप और रेम स्लीप का ड्यूरेशन कम हो जाता है, ठीक है, लेकिन स्लीप ऑनसेट लेटेंसी बढ़ जाती है, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग हो जाती है, ठीक है, जल्दी, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बूढ़े जो होते हैं वो जल्दी सुबह उठ जाते हैं क्योंकि उनका जो लिटेंट पीरियड होता है स्लीप ऑनसेट लेटेंसी वो कम हो जाता है, वो बढ़ जाता है, और आपका ड्यूरेशन जो होता है रेम स्लीप का वो कम हो जाता है, इसलिए क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग होती है। डिप्रेशन, डिप्रेशन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बार बार आता है कि डिप्रेशन का क्या इफेक्ट होता है रेम स्लीप पे, तो याद रखिए कि डिप्रेशन जो है वो रेम स्लीप के ड्यूरेशन को बढ़ा देता है। तो इसलिए अगर कोई ले रहा है एंटी डिप्रेसेंट्स, दिस इज़ एन MCQ, अगर कोई एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा है तो एंटी डिप्रेसेंट्स की वजह से क्या होगा, एंटी डिप्रेसेंट्स की वजह से उसका रेम स्लीप का ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि डिप्रेशन ने आपके रेम स्लीप को बढ़ाया था। तो अगर कोई एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा है तो वो रेम स्लीप के ड्यूरेशन को कम कर देता है, ठीक है। ओके, और रेम लेटेंसी जो होती है डिप्रेशन उसको कम करता है। रिपीटेड नाइट टाइम अवेकनिंग्स होती हैं, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग्स होती है, टर्मिनल इंसोम्निया। और नार्कोलेप्सी का क्या इफेक्ट होता है, नार्कोलेप्सी भी रेम लेटेंसी को जो है वो कम करती है। तो ये हमारे पास पूरा टॉपिक था स्लीप फिजियोलॉजी का। आई होप भी आपको क्लियर हो गया होगा। और इस पूरे टॉपिक के अंदर जो MCQs थे वो भी हमने साथ साथ इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर हम स्लीप फिजियोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs को जो हैं जो पास्ट पेपर्स में रिपीट हुए हैं उनको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।